मानो या ना मानो दोस्तों, आपको इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर रटना जरूर पड़ता होगा। बहुत दिक्कत आता होगा, एक दो क्वेश्चन को रटने में ही 2-3-4 दिन निकल जाते होंगे और बाद में 2-3-4 दिन बाद भूल भी जाते होंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपके प्रॉब्लम का पूरी तरह से समाधान कर देगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन से तैयार करने हैं सप्लीमेंट्री और प्रोच के, वो बताऊंगा, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों मिला करके। उसके बाद बताऊंगा दोस्तों ऐसी बात जो यूट्यूब पे जल्दी कहीं आपको नहीं मिलेगा, वो है आंसर तैयार करने का सही सीक्रेट और सही तरीका क्या है, कि टॉपर बच्चे कोई भी प्रश्न पूछा जाता है उनको डर क्यों नहीं लगता, वो हर प्रश्न का सटीक जवाब क्यों दे देते हैं। क्या वो रट के जाते हैं? नहीं मेरे भाई, वो रटते नहीं है, कुछ खेल और है, वो बताऊंगा क्या है। सबसे पहले मेरी बात को समझ लो। तो दोस्तों हम आगे की चीजों पे डिस्कशन करें उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रोज में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं लॉन्ग और शॉर्ट मिला करके, और सप्लीमेंट्री में कितने पूछे जाते हैं और कितने कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो टोटल अगर मैं बताऊं तो प्रश्न उत्तर वाले प्रश्न जो होते हैं 30 मार्क्स के पूछे जाते हैं, यानी 100 नंबर के पेपर में 30 नंबर केवल और केवल आपका प्रश्न उत्तर यानी क्वेश्चन आंसर वाले होते हैं। जिसमें प्रोज की बात करें तो प्रोज में दोस्तों शॉर्ट और लॉन्ग में होता क्या है कि शॉर्ट में आपको 4 प्रश्न दिया जाएंगे जिनमें से 2 करने होंगे और वो 4-4 मार्क्स के होंगे, यानी 8 नंबर आपका शॉर्ट से मिलेगा, ठीक है। फिर आती है बारी प्रोज के लॉन्ग क्वेश्चन की। अगर बात करूं तो 2 दिया रहेगा जिनमें से 1 करना होगा और वो 7 अंक आपको देगा, ठीक है। याद रखना कितना लिखना होगा आपको एग्जाम में, कितने कितने पेजेस आपको लिखने होंगे कि आपका आधा मार्क्स भी ना कटे। आपको ऐसी ऐसी चीजें बता दूंगा ना कि आप दंग रह जाओगे। बस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, यानी ये मान के चलो कि वीडियो आपका 30 नंबर 100% तैयार करा देगा। बस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, स्किप मत करना, भगाना बस मत, वीडियो भगा के वीडियो को मत देखना बस, ठीक है। तो ध्यान से समझो, ये बात आप समझ लिए। फिर सप्लीमेंट्री की बात करूं तो सप्लीमेंट्री में भी 4 प्रश्न पूछे जाएंगे शॉर्ट आंसर टाइप में, जिसमें से 2 आपको जवाब देना होगा, चारों में से 2 जो आपको पसंद आए, ठीक है। और वो आपको 8 मार्क्स मिलेंगे, यानी कितना, 8 नंबर यहां से। और उसी तरह लॉन्ग में 2 दिया रहेगा, 2 में से कोई 1 करना होगा, ठीक है। तो जितने क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं उतना अगर आप अच्छे से तैयार कर लिए, वो भी रटना नहीं है, मेरे तरीके से अगर आप तैयार कर लिए तो आपका मार्क्स कतई वो काट ही नहीं पाएगा, इंप्रेस हो जाएगा। वो आपके लिखे गए आंसर को देख के इंप्रेस्ड हो जाएगा, आपका मार्क्स काट ही नहीं पाएगा। ऐसी सीक्रेट टेक्निक बताऊंगा, समझ आई मेरी बातें। यानी पूरा फोकस मेरा इस पे होगा कि बिना रटे ट्रिक के दम पे आप अच्छा बेहतर लिख पाओ। दूसरी बात की जो 80% लोग गलती करते हैं, क्या पता है कि अगर किसी प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा है तो करते क्या है, वो जाते हैं पैसेज में, अनसीन पैसेज का जो पैराग्राफ होता है ना, वहां से उठा करके उसी को ले आकर के कहीं आंसर में चिपका देते हैं। तो चेक करने वाला इंग्लिश का जो टीचर है इतना पागल, इतना चूतिया तो नहीं है कि वो पहचाने का नहीं। इंग्लिश का टीचर है यार, अगर मैं मैथ पढ़ा रहा हूं तो मैं देख के हल्का सा पता, देख के ही पहचान जाऊंगा कहां पे सही है कहां गलत है। अगर मैं साइंस पढ़ा रहा हूं तो साइंस में पता चल जाएगा को बंदा फार्मूला सही लगाया है या गलत। कुछ भी भर देने से मार्क्स नहीं मिलता, वो जमाना रवाना हो गया है। समझ रहे हो कि हम कॉपी के अंदर पैसा डाल दें, या फिर हम अंदर में कॉपी के अंदर पैसा डाल करके अपनी प्रॉब्लम लिख दें और आपको मार्क्स मिल जाएगा, या गाना बीच में भर देंगे तो मार्क्स मिल जाएगा। ऐसा हुआ करता था, हम लोग जब पढ़ते थे तो लोग कहते थे कि भैया आप गाना डाल दोगे तो भी बस आप बीच में कुछ भी गाना भी भर दोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा यार, ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं होता मेरे भाई, जो मिलने वाला मार्क्स होता है वो भी कट जाएगा, ऐसा गलती से भी मत करना। समझ आई मेरी बातें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि किसी भी प्रश्न का आंसर हम कैसे तैयार करेंगे, टॉपर बच्चे किस तरह से तैयार करते हैं कि उनको तैयार हो जाता है, जल्दी भूलते भी नहीं है वो लोग। तो वो टेक्निक, वो तरीका बताऊंगा आपको, देख लेना, आपको बहुत बेस्ट लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग आ जाते हैं, जैसे प्रोज में पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, एक डेमो के तौर पे इस प्रश्न को लेकर के मैं बताऊंगा। जैसे पहला प्रश्न आप देख रहे होगे, कह रहा है कि होम डिड यम हैमेल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज एंड व्हाई। अभी एम हैमेल जो है वो अज्ञानता को, अब एम हैमेल जो है बच्चों की पढ़ाई को लेकर जो अज्ञानता है उसको लेकर के किसको दोषी ठहराया और क्यों, ये बात इस प्रश्न पे पूछी गई है। अब आप क्या करोगे, प्रश्न देखोगे, आंसर रटना शुरू कर दोगे। ऐसे नहीं होता मेरे भाई, सही तरीका क्या है, मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आप जानो कि इस चैप्टर का सारांश कम से कम जानने की कोशिश करो। इस चैप्टर का सारांश का मतलब होता है कि हमें नहीं कह रहे कि पूरी कहानी पढ़ लो। ये जो चैप्टर द लास्ट लेसन है, इस चैप्टर में कौन कौन से पात्र हैं, क्या इस चैप्टर में हो रहा है। आजकल चैट जीपीटी का जमाना है यार, कह सकते हो उसको कि मेरे को 100 वर्ड में, 150 वर्ड में, 200 वर्ड में मुझे इसे हिंदी में इसकी कहानी को समझाओ। इजीली तरीके से वो समझाएगा, समझे, एकदम आसान भाषा में। तो उस कहानी को इजीली तरीके से जब आप समझ जाओगे, जब आपके अंदर आ जाएगा वो कहानी, तो उसके बाद क्या करना है कि थोड़ी सी आप कैरेक्टर को समझो। जैसे इस चैप्टर में क्या हो रहा है कि फ्रांस नाम का एक छोटा सा लड़का होता है जो स्कूल देर से पहुंचता है, ये बात आपको पता है, ठीक है। और यहाँ स्कूल में जो है, स्कूल में जो जर्मन सरकार है वो आपको पता है आदेश दे देती है कि अब आपको फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाना है, उसके बजाय जर्मन भाषा पढ़ाना है, ठीक है। तो इस बात को लेकर के आपको पता है एम हेमल जो होता है लास्ट लेसन पढ़ा रहा होता है उस स्कूल में, और उस स्कूल में फरमान आ चुका था कि क्या कहते हैं, अब तुम्हें फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ानी है, अब उसके बदले क्या पढ़ानी है, जर्मन भाषा।
तो यहाँ पे एमएमएल अपनी क्लास में एक तरह का लेक्चर दे रहा होता है, मतलब एक तरह से कह लो कि बड़ी ही इमोशनल बातें, वहां पे उस तरह का माहौल हो जाता है, इमोशनल बातें चल रही होती हैं। उस दौरान क्या होता है, फ्रांस जो होता है वो आकर के झांकता है, देखता है कि भाई गजब ही माहौल है यार यहाँ का, इस बार आज तो कुछ अलग ही माहौल लग रहा है। वहां पे एम हैमल समझा रहा होता है कि अगर आपको अपनी भाषा और अपनी संस्कृति पे अगर गर्व नहीं होगा, अपनी संस्कृति को अगर भूल जाओगे, अपनी भाषा को महत्व अगर नहीं दोगे, तो याद रखना, अगर आप अपनी संस्कृति भूले, अपनी भाषा भूले, अपनी कल्चर भूले, तो दूसरा कोई दबदबा जरूर आपके ऊपर मचा लेगा, दूसरा कोई आपके ऊपर कब्जा जरूर कर लेगा, आपको गुलाम बना ही लेगा। तो कहने का मतलब, गुलामी से बचने का सबसे बेहतर तरीका होता है कि अपनी संस्कृति को जिंदा रखो। आपकी जिस दिन संस्कृति मर गई, उस दिन आप गुलाम हो, किसी न किसी के गुलाम हो जाओगे। तो याद रखना, कोई भी जब आपको गुलाम बनाना चाहता है, तो उस दौरान सबसे पहले आपकी संस्कृति, आपके कल्चर, आपके बिहेवियर, आपके व्यवहार, आपके रहन सहन पे सबसे बड़ा घात करता है। समझ आई मेरी बातें? तो उसी के बारे में एमएमएल समझा रहा होता है कि अपनी भाषा, अपनी संस्कृति पे नाज करना चाहिए, गर्व करना चाहिए। समझ आई मेरी बातें? तो ये सारी बातें यहाँ पे हो रही होती है। अब यहाँ पे दिक्कत की क्या बात है कि वहाँ के जो, जैसे फ्रांस एक लड़का है छोटा सा, तो वहाँ के जो गार्जियन होते हैं ना मेरे भाई, वहाँ के गार्जियन, शिक्षकों में भी गलती है, गार्जियन में भी गलती। अब गार्जियन क्या करते थे, लड़का पढ़ के आया, चल रे बस्ता रख, चल खेते में काम कर, खेते में चल, कारखाना में चल, इस तरह से मतलब लड़कवा को ले जाते थे। तो लड़कवा पढ़ेगा कैसे? वही चीज यहाँ पे हो रहा है। तो यम हमल जो है एक तरह से कह लो गरिया रहा है, एक तरह से कह लो गरिया रहा है, कह रहा है कि क्या कहते हैं, सालों इसमें स्टडीज में, यानी इसका बच्चों की जो पढ़ाई को लेके इनकी जो अज्ञानता है, उसके जिम्मेदार सालों तुम लोग हो, हम भी हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एम हैमल ब्लेम्ड द पेरेंट्स, द स्टूडेंट एंड हिमसेल्फ। कह रहा है कि उसकी अज्ञानता को लेकर के गार्जियन जिम्मेदार है, शिक्षक जिम्मेदार है, और खुद स्टूडेंट जिम्मेदार है। समझ आ रही मेरी बातें? तीनों को दोषी ठहरा रहा है। समझ रहे हो? भूलवा नहीं करोगे, बता दूंगा मैं, तो बढ़िया से समझो, ठीक है? तीनों को दोषी ठहरा रहा है। तो इस तरह से आप चीजों को पढ़ो। फिर बता रहा है यहाँ पे आगे, कहता है कि क्या करता है कि जब लड़का पढ़ के आता है, तो उसके बाद क्या करता है कि वर्क के लिए क्या हो, एजुकेशन के बाद वो क्या करता है, कारखाने में भेज देता है बच्चों को। यहाँ पे लिखा है ना, वर्क फॉर कारखाना या फिर मिल, फार्म और मिल, यानी या तो खेत में या तो कारखानों में भेज देते हैं। तो भाई पढ़ाई तो नुकसान होगा ही ना। तो इस तरह से यहाँ पे बातें हो रही हैं। तो सबसे पहले इसका सार समझो कि प्रश्न क्या कह रहा है। हम कह रहे हैं रटने में जो तुम 1 घंटा लगाओगे, उससे ज्यादा बेहतर है कि 5 मिनट केवल इस अंग्रेजी का हिंदी समझ लो। 5 मिनट जो अंग्रेजी लिखा है इसका हिंदी समझ लो। इतना समझने के बाद कम से कम 1 लाइन, 2 लाइन, 2.5 लाइन या 3 लाइन, कम से कम 1, 2, 3 लाइन एग्जैक्टली तैयार करो। रटना नहीं है, तैयार करना है समझ के कि क्या कह रहा है, उसकी भावनाओं को पकड़ना है, फिर तैयार करना है। कम से कम 1, 2, 3 लाइन अगर अच्छे से पकड़ लिए, कम से कम 1, 2, 3 लाइन अगर अच्छे से कब्जा कर लिए, तो उसके बाद क्या करना है, आपको कहीं से पैराग्राफ उठा के नहीं डालना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। टीचर कहता है, इंग्लिश का टीचर कहता है, ठीक है, हम लोग इस फील्ड में है तो हम लोग जान रहे हैं, कई टीचर से हम लोग मिलते हैं, तो कहते हैं इंग्लिश के टीचर जो चेक करने जाते हैं, हम लोग ये नहीं चाहते कि बच्चा रट के लिखे, हम लोग ये चाहते हैं कि बच्चा सही लिखे, सटीक लिखे, उससे रिलेटेड लिखे। अगर वो बच्चा अपने लैंग्वेज में, अपने भाषा शैली में अगर वो सही से लिख रहा है, बना के ही लिख रहा है, लेकिन उसका लिखने का सही तरीका है, तो थोड़ी बहुत ऊंच नीच अगर हो गई ट्रांसलेशन में, थोड़ी बहुत वोकैबुलरी में ऊंच नीच हो गई, तो टीचर उतना नहीं देखता, टीचर अच्छा खासा मार्क्स दे देता है। तो इसका मतलब है कि किसी भी क्वेश्चन आंसर में 3 तरीके होते हैं मार्क्स लाने का। पहला कि प्रेजेंटेशन बहुत बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि आपने सुना होगा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सबसे पहला प्रेजेंटेशन सही होना चाहिए, राइटिंग अच्छा हो, कटर पचर खचर पचर ना हो, राइटिंग सही होना चाहिए। ये नहीं कि वहां जाकर के राइटिंग के बजाय लेटरिंग करके आ जाए, ऐसा नहीं, ठीक है? तो कहने का यार हंसी लग गया। तो कहने का मतलब आपको समझ आया ना, पहला कि राइटिंग सही रखो, दूसरा कि ऊपर का कम से कम 2-3 लाइन एकदम सही रखना, जो प्रश्न कह रहा है उसी का जवाब हो। फिर उसके बाद आप इसको पढ़े हो, फिर उसके बाद जो मैं प्रश्न अभी दूंगा उसका हिंदी आप समझी जाओगे, उसकी कहानी का सार अगर आप समझ गए तो आपको पता रहेगा कि वो प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। समझ रहे हो? फिर उसके बाद अपने हिसाब से टूटी फूटी व्हाट्सएप लैंग्वेज में थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हो यार। आजकल तो किसी को प्यार भी होता है तो आई लव यू ही बोलते हैं अंग्रेजी में। अगर गलती भी हो जाता है तो नहीं कहते हैं भैया मुझे माफ कर दो, तुरंत मुंह से निकलता है सॉरी भाई। इतनी अंग्रेजी तो थोड़ी बहुत आप जान ही रहे हो, ठीक है? समझ रहे हो? थोड़ी बहुत जब आप पढ़ोगे तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो ही जाएगी। रटने के बजाय पढ़ना है। फिर उसके बाद नीचे का कम से कम 1-2 लाइन सही रखना। इतना अगर आप कर दिए तो आपका 7 नंबर में से 7 नंबर देने का चांसेस उसका पूरा पूरा रहेगा। ये मैं सीना ठोक के कह रहा हूं। समझ रहे हो?
इतनी बात आपको करनी होगी। ये बात जो मैं बता रहा हूं बहुत कम लोग आपको बताएंगे, ठीक है। ये जरूर बता देंगे कि आंसर तैयार ना हो तो क्या करना चाहिए, पैराग्राफ होता है वहां से उठा करके भर दो, कुछ भी भर दो, दिस दैट कुछ भी डाल दो, इससे रिलेटेड कुछ शब्द लिख दो। ऐसे नहीं होता मेरे भाई, जो सीक्वेंस बता रहा हूँ इस तरीके से अगर चलते हो तो ही मार्क्स अच्छा ला पाओगे। यही काम टॉपर बच्चे भी करते हैं, नहीं तो सोच के देखो टॉपर बच्चे भी कितना रटेगा भाई, समझ रहे हो। अगर हिंदी मीडियम का बच्चा है तो हिंदी मीडियम का इंग्लिश, हिंदी मीडियम का अगर बच्चा है तो 80% से ज्यादा बच्चे को इंग्लिश रटना ही पड़ता है, समझ रहे हो। हमें नहीं कह रहे सबको रटना पड़ता है, कुछ बच्चे अपने से समझ के लिख भी लेते हैं, लेकिन बहुत बच्चों को रटना पड़ता है। तो इस वीडियो के बाद रटना छोड़ दो मेरे भाई, जैसे बता रहा हूं वैसे समझो। यहां तक क्लियर हुआ, ये बात आपको क्लियर हुआ, ये डाउट आपको क्लियर हुआ, मान गए, ये बात मान लो, ये बात आपके दिमाग में गया ना कि हमें क्या करना है, जितने भी मैं अभी क्वेश्चन दूंगा उस क्वेश्चन को क्या करना है, पहले उसकी कहानी, उसका सारांश अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। समझने के बाद फिर उस प्रश्न का जो मतलब है, फिर उस प्रश्न का हिंदी समझना है, फिर उसका जो आंसर होगा उस आंसर को थोड़ा बहुत समझना है। समझने के बाद ऊपर का एक दो लाइन एकदम अच्छे से तैयार कर लो, फिर उसके बाद अपने से बना करके तुम आराम से लिख सकते हो। नहीं तो सोच के देखो समय कितना कम बचा हुआ है। इंग्लिश में ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा दिन गैप है, समझ रहे हो। तो आपको ये तरीके अपनाने ही पड़ेंगे दोस्तों, अगर आपको सही परफॉर्मेंस करना है तो। क्योंकि आप जानते होंगे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ये सारी चीजें स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, आपके परसेंटेज को बेहतर बना सकता है। अगर आपका किसी सब्जेक्ट में परसेंटेज गिर रहा है तो हिंदी इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट होता है कि आसानी से आप अच्छा खासा मार्क्स अर्न कर सकते हो, अच्छा खासा मार्क्स ला सकते हो। तो बताओ ईमानदारी से इतनी सी बात आपको समझ आई या नहीं। अगर यहां तक आपको समझ आ गया तो बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही प्रोज में, ठीक है। अगला है प्रोज में, यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, इसमें लॉन्ग और शॉर्ट दोनों है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो जैसे व्हाई डिड द विलेजर कम टू स्कूल दैट डे, व्हाई वाज इट अ सरप्राइज टू फ्रांस, ठीक है। क्वेश्चन बहुत वायरल, बहुत पॉपुलर है। व्हाट फॉर, अगला क्वेश्चन है व्हाट फॉर इज द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, 2025 में पूछा भी गया प्रश्न है, ठीक है। ये नीचे वाला तो 100% इस बार आने का चांसेस है। कह रहा है व्हाट डिड द चिल्ड्रन पॉइंट इन गार्बेज, समझ रहे हो। बहुत प्यारा, बहुत ही सटीक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैं बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ूंगा नहीं, यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये क्वेश्चन किसी कीमत पे मत छोड़ना, ये प्रोज का है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है प्रोज का, यहाँ पे 7वां से लेके 11वां तक दिख रहा है आपको, ठीक है। इसे स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, या तो नोट कर लो। फिर आती है बारी, हो गया, आगे बढ़े। अगला है आपका यहाँ पे 16 तक, 12 से 16 तक, यानी लगभग 16 क्वेश्चन आपके कितने हैं, प्रोज के हैं। क्या है, 16 क्वेश्चन आपके क्या है दोस्तों, प्रोज के। अब आ जाते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री रीडर पे। सेम वही पैटर्न, सेम वही तरीका अपनाओगे जो अभी मैंने बताया प्रोज के लिए। पहले सारांश को समझोगे, फिर उसके बाद प्रश्न का थोड़ा मतलब समझोगे, मतलब समझने के बाद क्या होगा, उसका जो आंसर लिखा है उस आंसर को आप मतलब समझोगे किस तरह से वो पूछ, फिर उस प्रश्न का मतलब समझोगे, फिर उसके बाद आंसर को समझने के बाद क्या होगा, ऊपर का एक दो लाइन अच्छे से तैयार रखोगे, बाकी अपने दिमाग से खेलना है। समझ आई मेरे बातें। तो आपको कहानी पता रहेगा, आपको तरीके पते रहेंगे, तो आप अपने हिसाब से बना के टूटी फूटी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। रटने की कोशिश मत करो, रटोगे तो 2 से 3 क्वेश्चन रटने में ज्यादा समय निकल जाएगा, समय बचा भी नहीं है। समझ आई मेरी बातें। यहाँ तक हो गया, ठीक, यहाँ तक हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए, अगले पे चलते हैं। अगला है आपका 6 से लेकर के 10 तक, दिखा है यहाँ पे, देख लीजिए अच्छे से, ठीक है, पहचान लीजिए। फिर आती है बारी 11 से लेके 14 तक। समझ आई मेरी बातें। इतना अगर आप तैयार कर लेते हो, ठीक है, रटना नहीं है, रटना नहीं है, तरीका मैंने बता दिया। और जितना भी चीज में दिया, ऐसा तो नहीं कि हर एक क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर से, बहुत सारे सेम चैप्टर से है। तो एक बार चैप्टर का सारांश अच्छे से अगर उस कहानी को समझ जाते हो तो आसानी से चीजों को कर पाओगे। उम्मीद करता हूं कि आज ये वीडियो आपका बहुत बड़ा भ्रम किया होगा कि इंग्लिश को रटने की कोई जरूरत नहीं है। कई तरीके होते हैं, कई सही तरीके होते हैं, अगर आप अपनाओगे तो सही परफॉर्मेंस कर पाओगे। इसीलिए कहा जाता है कि हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क जरूरी होता है। टॉपर बच्चे हमेशा याद रखना, आपको केवल उनकी हार्ड वर्क दिखती है। आप देखते हो कि टॉपर बच्चा गजब मेहनत कर रहा है यार, अगर पढ़ रहा है, उसके हार्ड वर्क में अगर स्ट्रेटजी प्लानिंग सही नहीं है तो उसकी 12 घंटे भी व्यर्थ है, तब वो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाएगा। इसका मतलब टॉपर बच्चा अगर वो बना है तो केवल और केवल हार्ड वर्क के दम पे नहीं बना है। आप खुद जाकर के बात करना, उसमें उसकी स्ट्रेटजी प्लानिंग रोड मैप सही होता है, तब जाके वो अच्छा परफॉर्म कर पाता है। समझ आई मेरी बातें। तो उम्मीद करता हूं आप मेरी बातों को फॉलो करोगे और जैसे बताया हूं उस हिसाब से आप तैयार करोगे, ठीक है। तो मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। आपका बेहतर परफॉर्मेंस आपका भाई कराएगा, भरोसा रखो। जय हिंद, जय भारत।